प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे। उनका नाम हर्षवर्धन था। राजा हर्षवर्धन काफी दानवीर राजा थे। वह अपनी प्रजा का काफी ख्याल रखते थे और उनको समानता की नजर से देखते थे। राजा के तीन पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम शक्तिवीर, दूसरे का नाम राजवीर और तीसरे सबसे छोटे पुत्र का नाम यशवीर था। वह अपने तीनों पुत्रों से एक समान स्नेह और प्रेम करते हैं, लेकिन राजा के तीनों पुत्रों का व्यवहार एक दूसरे से काफी भिन्न था। राजा का बड़ा बेटा शक्तिवीर, उसे अपनी शक्ति का काफी घमंड था। हमेशा अपने से कमजोर लोगों पर अत्याचार करता और उन्हें परेशान करता था। राजा का दूसरा बेटा, उसे इस बात का घमंड था कि वह एक राजा का बेटा है और यह भी विश्वास था कि एक दिन वह अपने पिता के स्थान पर स्वयं राज करेगा। लेकिन छोटे बेटे का स्वभाव दोनों भाइयों से काफी अलग था। राजा हर्षवर्धन अपने छोटे पुत्र यशवीर पर काफी गर्व था, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा मानते थे कि उनका छोटा पुत्र उनकी परछाई है। यशवीर अपने पिताजी के दिखाए गए रास्ते पर भी चलता था। उसे अपनी प्रजा से काफी लगाव था। वह अपनी प्रजा के हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था तथा जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करता था। वहीं कहीं ना कहीं यशवीर के दोनों बड़े भाइयों को यशवीर से ईर्ष्या होती थी और वह दोनों यशवीर को काफी परेशान किया करते थे। लेकिन यशवीर कभी भी दुखी नहीं होता था, क्योंकि वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा हर्षवर्धन अपनी प्रजा से मिलने गए। प्रजा से मिलते मिलते कब रात हो गई, राजा को पता ही नहीं चला। राजा काफी थक गए थे। वह अपने महल आए और बिना भोजन किए अपने कक्ष में जाकर गहरी नींद में सो गए। राजा ने एक सपना देखा, जिसे देखने के बाद लगा कि राजा हर्षवर्धन के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। वह सुबह उठे, काफी सोच में थे। उन्हें वह सपना दोबारा देखने का मन था। तभी एक सैनिक राजा के कक्ष में आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आप काफी देर से राज दरबार में नहीं आए हैं। वहां पर सारे मंत्रीगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी राजा को याद आता है कि आज उन्हें अपने मंत्रियों से कुछ बात करनी थी। वह उस सैनिक से कहते हैं, तुम चलो, मैं आता हूं। तैयार होकर राजा अपने दरबार में जाते हैं। सारे मंत्रीगण खड़े होकर राजा की जय जयकार करते हैं। राज दरबार में आकर अपने सिंहासन पर बैठते हैं। राजा के बैठने के बाद सभी मंत्रीगण भी अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। राजा काफी देर तक सिंहासन पर चुपचाप बैठे होते हैं। वहां अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ही उस सपने के बारे में सोच रहे होते हैं और काफी चिंतित होते हैं। तभी राजा का बड़ा बेटा कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप परेशान लग रहे हैं। आप किसी वजह से परेशान हैं। एक बार आप मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं उस नामुराद को छोड़ूंगा नहीं। महामंत्री भी पूछते हैं, क्या हुआ महाराज, आप परेशान क्यों लग रहे हैं। आपको क्या परेशानी सता रही है। आप कृपा करके अपनी परेशानी हमें बताइए। हो सकता है उस परेशानी का कोई ना कोई समाधान हमारे पास हो। तभी राजा एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, महामंत्री जी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कल रात्रि का अपना सपना दोबारा देख सकता हूं। राजा की यह बात सुनकर सारे मंत्रीगण और सिपाही हैरान रह जाते हैं। तभी उनका छोटा पुत्र कहता है, पिताजी, अभी मैंने वही सुना है कि आप अपना सपना दोबारा देखना चाहते हैं। राजा कहते हैं, मैं अपना सपना दोबारा देखना चाहता हूं। राजा की ऐसी बात सुनकर उनके दोनों बड़े बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह बात सुनकर मंत्रीगण और सिपाहियों को भी हंसी आती है, मगर वह अपनी हंसी को रोकते हुए अपना सर नीचे झुका लेते हैं। वह राजा से डरते थे, इसलिए वह राजा के सामने शांति पूर्वक रहते हैं। तभी शक्तिवीर कहता है, राजवीर,
मैंने सही सुना ना? क्या पिताजी अपने कल रात्रि के सपने दोबारा देखना चाहते हैं? मुझे तो सुनकर बहुत हंसी आ रही है। राजवीर कहता है, बड़े भाई, ऐसा कैसे संभव है कि हम एक ही सपने को दोबारा देख सके? तभी यशवीर दोनों भाइयों को शांत करवाते हुए कहता है, हमें एक बार पिताजी की पूरी बात सुन लेनी चाहिए। और फिर वह राजा हर्षवर्धन के पास जाता है और कहता है, ऐसा क्या था पिताजी उस सपने में जो आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं? राजा हर्षवर्धन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूं कि मैंने क्या देखा, पर मैं वह सपना दोबारा देखना चाहता हूं, और जो भी मुझे मेरा सपना दोबारा दिखा देता है, मैं उस व्यक्ति को अपना राजपाट दे दूंगा। आखिर क्या था वह सपना जिसे राजा हर्षवर्धन दोबारा देखना चाहते थे? चलिए कथा को आगे जानते हैं मित्रों। राजा ने अपने सपने की बात और सपना पूरा करने वाले व्यक्ति को अपना आधा राजपाट देने की बात पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा की बात सुनकर सबके मन में लालच उत्पन्न होने लगा और सब राजा का सपना पूरा कर अमीर बनना चाहते थे, और इसलिए अगले दिन अलग अलग व्यक्तियों ने राजा के महल के आगे लाइन लगाना शुरू कर दिया। तभी सैनिक महल के अंदर प्रवेश करता है और कहता है, महाराज की जय। महाराज, आपके सपने को दोबारा दिखाने के लिए महल के बाहर लंबी कतार लगी है। राजा ने बोला, एक एक व्यक्ति को भेजा जाए। हर व्यक्ति के मन में केवल यही इच्छा थी कि वह राजा का सपना राजा को दोबारा दिखा सके, जिसके लिए अलग अलग व्यक्तियों ने राजा को अलग अलग तरह के उपाय बताए, जिससे राजा महाराज गहरी नींद में जाकर उस सपने को दोबारा देख सके। लेकिन हर उपाय बेकार चला जाता था। उस सपने को दोबारा देखने की इच्छा के कारण राजा को रात में भी नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से वह पूरी रात जागता और नींद आने पर इधर उधर टहलने लग जाता। राजा हर्षवर्धन काफी सोने की कोशिश करता है, मगर उसे नींद नहीं आती थी। कुछ समय बाद सही से नींद ना आने के कारण राजा की तबीयत खराब होने लगी। उसकी प्रजा में भी अफरा तफरी मच गई। कोई कहता राजा पागल हो गए हैं, तो कोई कहता कि राजा ने छोटे बच्चे से भी ज्यादा नासमझ है, तो कोई कहता कि राजा में छोटे बच्चे से भी ज्यादा नासमझ है। भला एक सपना को दोबारा कैसे देखा जा सकता है? अपने पिता के खिलाफ प्रजा को ऐसी बातें करते सुनकर छोटे राजकुमार को बड़ा दुख होता है, और वह अपने पूरे राज्य में घोषणा करता है कि मैं राजकुमार यशवीर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मैं अपने पिता का सपना हकीकत में ना बदल दूं, तब तक मैं इस राज्य में नहीं आऊंगा। और आप सबको जिस सपने को जानने की उत्सुकता थी, वह सपना भी आज महाराज सबको बताएंगे। सबको राजा का सपना जानने की उत्सुकता थी और सब लोग महल में जाने लगे। देखते देखते महल में काफी भीड़ लग गई। सारे सैनिक लोगों की भीड़ को शांत करने में लगे थे। तभी राजा का छोटा बेटा यशवीर राजा के कक्ष में आता है और कहता है, हाँ पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी भी आपका सपना जानने को कोशिश नहीं करूंगा, मगर जब तक आप अपने सपने के बारे में हम सबको बताएंगे नहीं, तब तक भला मैं आपका सपना सच कैसे कर सकता हूं। इसलिए कृपया करके आप मुझे अपना सपना बतलाइए कि आपने क्या देखा, और आपकी प्रजा भी यह जानना चाहती है। राजा कहते हैं, मुझे पता है पुत्र कि मेरा सपना कभी भी हकीकत नहीं हो पाएगा, और मेरा सपना सुनकर मेरी प्रजा मुझ पर काफी हंसेगी। इसलिए मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या सपना देखा था। तभी यशवीर कहता है, मैं आपको वचन देता हूं पिताजी कि आपका सपना जो भी होगा मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, और अगर मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाता हूं तो अपनी मैं जान दे दूंगा। यशवीर की ऐसी बातें सुनकर राजा मजबूर हो जाते हैं
अपना सपना यशवीर और अपनी पूरी प्रजा को बताने के लिए। राजा अपने दीवाने खास में जाता है और कहता है, मेरी प्यारी प्रजा, मैं जानता हूं कि मेरे सपने के कारण आप सब लोग काफी परेशान हैं और आप यह भी जानना चाहते हैं कि मैंने उस दिन सपने में क्या देखा था। आप लोगों का इंतजार खत्म होगा। मैं आज आप लोगों के सामने यह बताऊंगा कि मैंने उस दिन देखा था कि हीरे मोती की चादर पर सोने का मोर, जिस पर कीमती रत्न जड़े, जो देखने में काफी मनभावन था। हीरे मोती की चादर पर मोर नृत्य कर रहा था और वह मोर कभी सुंदर सी लड़की बनकर संगीत की गति को बढ़ाता और कभी मोर बन जाती। वह सब दृश्य इतना अद्भुत था कि जो व्यक्ति उस दृश्य को एक बार देख ले, वह भी बार बार देखना चाहेगा। राजा की ऐसी बात सुनकर पूरी प्रजा आश्चर्य में पड़ गई कि भला सोने का मोर होता है क्या। सब अपने अपने मन में बातें बनाने लगे। कुछ लोगों को राजा के सपने पर हंसी आ रही थी, तो कुछ लोग उस सपने से आनंद ले रहे थे और राजा की तरह वह भी उस सपने को देखना चाहते थे। तभी छोटे राजकुमार कहते हैं, पिताजी, आपने जो भी सपना देखा है उसे अवश्य पूरा करूंगा मैं। छोटे राजकुमार अपना सामान रखकर राजा से जाने की आज्ञा लेते हैं। छोटे भाई को जाता देखकर दोनों बड़े भाई सोचते हैं कि अगर उसने पिताजी का सपना पूरा कर दिया तो कहीं पिताजी यशवीर को राजा ना बना दे। यह सोचकर दोनों भाई भी राजा से आज्ञा लेते हैं और कहते हैं, पिताजी, हम भी आपका सपना पूरा करना चाहते हैं और हम भी छोटे भाई के साथ आपका सपना पूरा करने में मदद करेंगे। और फिर राजा का सपना पूरा करने के लिए वे अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। तीनों राजकुमार अलग अलग रास्ते पर जाने से पहले 3 माह बाद उसी रास्ते पर मिलने को कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। चलते चलते बड़े राजकुमार को एक महल दिखाई देता है। वहां के राजा हर्षवर्धन के मित्र थे, इसलिए बड़े राजकुमार ने जानबूझकर वो रास्ता चुना जो राजा मान सिंह के महल की ओर जाता है और उस महल के अंदर जाते हैं और सैनिक से कहते हैं कि जाकर राजा मान सिंह को यह बात बता दिया जाए कि प्रतापगढ़ के राजकुमार शक्तिवीर आए हुए हैं। सैनिक महल में जाकर राजा मान सिंह को बताता है। राजा मान सिंह अपने सैनिक से कहते हैं कि राजकुमार शक्तिवीर को आदर पूर्वक महल के अंदर लाया जाए। कुछ दासी शक्तिवीर का स्वागत करती हैं। राजा शक्तिवीर से आराम करने के लिए कहते हैं। शक्तिवीर भोजन करके आराम करने अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वहां पर राजा मान सिंह आते हैं और शक्तिवीर से वहां आने का कारण पूछते हैं। शक्तिवीर मन ही मन सोचता है कि राजा मान सिंह को क्या जवाब दे और वह एक झूठ बोलता है कि महाराज, पिताश्री को आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आप सकुशल मंगल हैं या नहीं, यह जानने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा। यह सुनकर राजा मान सिंह बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरा मित्र मेरे बारे में कितना सोचता है। वह मेरा कुशल मंगल जानने के लिए सैनिक को ना भेजकर स्वयं अपने पुत्र को भेजा। सच में यह बहुत नेक दिल है। आपने सही कहा। पिताजी सदैव आपके बारे में बातें करते हैं और हमेशा आपको याद करते हैं और मुझे भी आपसे मिलने का काफी मन था, सो इसलिए मैं चला आया। राजा मान सिंह कहते हैं, अच्छा किया तुमने। तुम्हारा जितना मन करे उतने दिन इस महल में रह सकते हो। इस महल को तुम अपना समझो। शक्तिवीर को 3 महीने रुकने का आश्रय मिल गया और वो आराम से उस महल में रहने लगा। दूसरे पुत्र राजवीर जानबूझकर उसी रास्ते को चुना जिस रास्ते पर उसकी पत्नी का मायका था। उसने मन में सोचा और अपने ससुराल में जाकर आराम से रहने लगा। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी चालाकी से अपने अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लिया था, लेकिन तीसरा पुत्र वह जंगल के रास्ते चलता गया।
चलते चलते 1 महीना हो गया। उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में पहाड़, पत्थर, जंगली जानवर सबसे होता हुआ वह आगे बढ़ता गया। वह केवल इसी विश्वास से बढ़ता गया कि वह अपने पिता का सपना पूरा अवश्य करेगा। तभी चलते चलते जंगल में साधु तपस्या करते दिखाई दिए। उस साधु को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह कई वर्षों से वहां पर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर धूल मिट्टी जमा हुई है। इसके अलावा उनका पूरा शरीर धूल मिट्टी में दबा हुआ था। छोटे राजकुमार यशवीर ने तुरंत जाकर ऋषि के ऊपर से धूल मिट्टी साफ किया। तभी साधु आंखें खोलते हैं और राजकुमार से कहते हैं, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार अपना परिचय देता है। इससे पहले राजकुमार अपने सवालों का जवाब साधु जी से पूछता। साधु राजकुमार से कहते हैं, कितने वर्षों से तपस्या करके मेरा गला सूख रहा है, क्या तुम मेरे लिए जल ला सकते हो? राजकुमार कहता है, जरूर, आप बैठे, मैं लाता हूं आपके लिए जल। राजकुमार पास की नदी से जल लाने चले गए। जैसे ही वह नदी से जल निकालने लगा तभी किसी की आवाज आई, रुक जाओ, यह मेरा सरोवर है, मेरी इच्छा के बगैर यहां से कोई भी जल नहीं ले सकता है। यशवीर आसपास देखने लगा। तभी उसे एक विशाल काय मगरमच्छ दिखाई पड़ा। मगरमच्छ ने यशवीर से कहा, अगर तुम्हें इस नदी से जल चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राजकुमार कहता है, कैसा काम? मगरमच्छ कहता है, मैं काफी दिनों से भूखा हूं और मैंने कुछ भी नहीं खाया और बूढ़ा हो जाने के कारण अब मैं स्वयं से शिकार भी नहीं कर पाता। यदि तुम मुझे स्वयं को खिलाते हो तो मैं तुमको अपने सरोवर का जल पीने के लिए दे दूंगा। तभी राजकुमार कहता है, यह कैसे संभव है? जब तक मैं अपने पिताजी की इच्छा ना पूरी कर दूं तब तक मुझे मरने का अधिकार नहीं है। फिर मगरमच्छ कहता है, ठीक है, तब मुझे अपने आप को नहीं खिला सकते हो तो उस साधु को मुझे खिला दो जो वहां तपस्या में बैठा है। राजकुमार धर्म संकट में पड़ गए कि जिस साधु के प्राण बचाने के लिए उसे जल चाहिए, भला वह उस साधु को वह कैसे मगरमच्छों को खाने के लिए दे दे। और दूसरी तरफ यह कि उसने पूरे राज्यसभा के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपने पिता का सपना अवश्य पूरा करेगा। तभी साधु की आवाज आती है, बेटा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, कृपया जल लेकर आओ वरना मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। मित्रों, कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।